नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। सबसे पहली जो खबर और सबसे बड़ी खबर है वो हूथी के मुतल्लिक है। आप जानते हैं लगातार यमन के ऊपर बमबारी कर रहा है अमेरिका। काफी लोग मारे गए हैं, काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इन सबके बावजूद हूथी लगातार हमले कर रहा है। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने सीधा हाइफा के ऊपर हमला किया है। तेल अवीव और उसके आसपास तो हमले वो पहले भी कई बार कर चुका है, लेकिन हाइफा पोर्ट के ऊपर, एक तो इजराइल का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वो रेड सी से ऐसे ही सारा ब्लॉकेज किया हुआ है, एक भी जहाज नहीं निकल पाई। यूएसएस ट्रूमैन लगाया है अमेरिका ने। हूथी ने दावा किया था कि यूएसएस ट्रूमैन को हमने बर्बाद कर दिया है। रोज खबर आती है कि उनके ड्रोन्स गिरा रहा है। मिलियंस के ड्रोन उनके गिर चुके हैं। मिलियंस मतलब मिलियंस डॉलर्स के ड्रोन उनके गिर चुके हैं। और अब यह खबर है कि हाइफा पर सीधा हमला किया है हूथी ने। अगर नक्शे में देखेंगे तो हाइफा काफी दूर है हूथी के ठिकाने से, यानी यमन से हाइफा की दूरी काफी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि यमन के पास यानी हूथी के पास लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो सीधे हाइफा तक पहुंच रही हैं। हालांकि हर बार की तरह इजराइल ने दावा किया है कि इनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि नुकसान हुआ हो, इजराइल अभी फिलहाल ना बता रहा हो। तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है हूथी। पहला तो यह कि रेड सी से पूरी तरह से जहाजों का आना जाना बंद है, वो बड़ा नुकसान है इजराइल के लिए। और दूसरा यह कि जहां हिजबुल्लाह का हमला रुक गया, बाकी सारे हमले रुक गए, हूथी के हमले लगातार चले जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का मामला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ हिजबुल्लाह के ऊपर सारा दबाव इस बात का बनाया जा रहा है कि वो कैसे भी हथियार छोड़ दे। बीच में नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के हेड हैं, उनका वीडियो आया था और उन्होंने कहा था कि हम हथियार किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। इसके बावजूद छोटे मोटे कई बयान बीच बीच में आए हैं जिसमें वो दावा कर रहा है कि अगर इजराइल पूरी तरह से बाहर निकल जाए तो वो अपने हथियार केंद्र के हवाले, या ये कह सकते हैं कि लेबनान की जो गवर्नमेंट है उनके हवाले कर सकता है। दो बातें हैं जो समझ में आनी थोड़ी मुश्किल है। पहली बात तो ये कि क्या अब हिजबुल्लाह के पास वो ताकत नहीं रह गई है कि वो लड़ाई करे, नंबर वन। और दूसरा ये कि क्या इसमें ईरान का खेल है, क्योंकि ईरान की अमेरिका से लगातार चल रही है बातचीत। वैसे उस बातचीत का भी बहुत मजेदार है। कल बयान आया था ट्रंप का कि बहुत शानदार, बहुत सुंदर बातचीत हो रही है, गुड कहा था उन्होंने। और आज ईरान का बयान वेरी गुड का आया है कि बड़ी अच्छी, जितना एक्सपेक्ट हमने किया था, जो उम्मीद की थी उससे बेहतर बातचीत हो रही है। हालांकि जो टेक्निकल बातचीत होनी थी उसको शनिवार तक के लिए, सैटरडे तक के लिए टाल दिया गया है। और इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक और सैंक्शन लगा दिया है। तो ये बातचीत क्या हो रही है, कैसे चल रही है, जब तक डिटेल सामने नहीं आया तब तक कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात लग रही है कि बहुत मुमकिन है कि ईरान ने हिजबुल्लाह से कहा हो कि जब तक अमेरिका से हमारी बातचीत चल रही है तब तक तुम रुके रहो। यह बिल्कुल मुमकिन है। अब मान लीजिए दो सिनेरियो होते हैं। बातचीत असफल हो जाती है, जो अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है वो कहीं पहुंचती नहीं है, तब क्या होगा? और अगर बातचीत सफल हो जाती है, यहां तक की बात हो रही है कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में अमेरिका इन्वेस्ट भी कर सकता है, अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो क्या हिजबुल्लाह और लेबनान को ईरान उनके हाल पर छोड़ देगा? ये 1000% का सवाल है। अगर हिजबुल्लाह को वो छोड़ देता है, इससे ये साबित होगा कि रेजिस्टेंस जो उसने क्रिएट किया था वो सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था, इससे ज्यादा नहीं। और अगर नहीं छोड़ता है वो, तो हिजबुल्लाह किस तरह से फंक्शन करेगा ये देखने वाला होगा। क्या लेबनान की आर्मी के साथ वो मर्ज होगा, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। लेबनान में एक बात आप जान लीजिए कि हथियार रहे या ना रहे, हिजबुल्लाह के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट की भी कोई कमी नहीं है। कम से कम साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के पास अच्छा खासा पॉलिटिकल सपोर्ट है। या फिर अमेरिका के साथ एक बार ईरान का समझौता हो जाएगा तो वो हिजबुल्लाह को फिर से अपनी एक्टिविटीज शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल देगा। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि एक आर्टिकल कहता है कि हिजबुल्लाह इस समय क्रॉस रोड्स पे है, उसके कई सीनियर जो लड़ाके हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो मारे जा चुके हैं। शांति समझौता जो हुआ है, जो सीज फायर हुआ है, उसके बाद हिजबुल्लाह ने तो हथियार रख दिए हैं, लेकिन इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। और ईरान की जिस तरह से बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ, ऐसा लगता है कि जब तक वो बातचीत किसी मकाम पे नहीं पहुंच जाएगी तब तक कम से कम हिजबुल्लाह हथियार नहीं उठाएगा। लेकिन हूथी इन सब से बेपरवाह लगातार हमले किए जा रहा है। ये
फर्क हिजबुल्लाह और हूथी के अंदर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक कमजोर है, कोई एक नहीं कमजोर है। हिजबुल्लाह के ऊपर एक बड़ा अटैक तो तब हुआ जब हसन नसरुल्लाह की और कई सारे सीनियर्स की हत्या हुई। उसके बाद जिस तरह से असद को किनारे कर दिया गया सीरिया से, सीरिया में जुलानी जिस तरह से आए, तो जो रूट था ईरान से हथियार और बाकी सब जाने का वो बंद हुआ। तो हिजबुल्लाह के लिए अपनी अलग मुश्किलात है। कुछ वक्त में समझ में आएगा कि आगे उसका स्टेप क्या होगा। सीरिया की चर्चा चली है तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीरिया में भी हुआ है। असद जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो भी आप कहना चाहें, वो गए हुए थे जोलानी से मिलने के लिए। मुलाकात हुई, तस्वीर वगैरह वो सब कुछ आई, लेकिन उसके बाद जो खबर आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कहना चाहें इंटरेस्टिंग कहें, ट्रैजिक कहना चाहें ट्रैजिक कहें। पीआईजे के जो लीडर्स हैं, पीआईजे यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, आप जानते हैं कि फ़लस्तीन के बहुत सारे शरणार्थी जो हैं वो सीरिया के अंदर भी रहते हैं और वहाँ भी रेजिस्टेंस अच्छा खासा रहा है। तो वहाँ जो एक्टिव ग्रुप है पीआईजे, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, उसके 2 सीनियर लीडर्स को जोलानी ने गिरफ्तार किया असद के जाने के बाद। अब असद का क्या कनेक्शन है इसमें मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अमेरिका लगातार प्रेशर बना रहा है जोलानी के ऊपर कि अपने सैंक्शन हम तब खत्म करेंगे जब तुम अपनी जमीन से हमें यह गारंटी दो कि फलस्तीन के लिए कोई जंग नहीं चलेगी। इजराइल के लिए यही मुफीद है कि वहां प्रो पैलेस्टीनियन जो मूवमेंट है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो ऐसा लग रहा है कि इसी पर हो सकता है असद की भी बात हुई हो। असद ने भी कहा हो कि ठीक है, अमेरिका कह रहा है तो कर लीजिए। वैसे भी अमेरिका के कहे से असद कहाँ आगे पीछे चल सकते हैं। तो जो जोलानी पूरा साउथ में इजराइल का अटैक होने पर, अपना इलाका कब्जा होने पर, ये सारी चीज़ें होने पर एक गोली नहीं चला पाए, एक बोली नहीं चला पाए, ना जबान से कुछ बोल पाए, ना बंदूक से कुछ बोल पाए, जो बंदूकों पर ही पले हैं, वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करने वाली जो तंजीमें हैं उनके लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हैं कि जोलानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद भी जोलानी की मुसीबतें ख़त्म हो गई हों ऐसा नहीं है। एक खतरा बना हुआ है कि टर्की और इजराइल मिलकर आधा आधा बांट लेंगे सीरिया को और जोलानी जहां से आए थे वहीं पहुंचा दिए जाएंगे। यूरोप के या अमेरिका के किसी देश में एक बढ़िया विला मिल जाएगा, महीने का कुछ पैसा मिल जाएगा और पड़े रहेंगे। ये खतरा बना हुआ है। सीरिया एज अ मुल्क एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये खतरा बना हुआ है। अमेरिका ने, आपको खबर दी थी मैंने कि पेंटागन ने वहां से अमेरिकन आर्मी हटाने की बात की है कि केवल 1000 लोग रहेंगे, लेकिन यह भी खबर है कि वो नए ठिकाने बना रहा है। लोग तो 1000 ही रहेंगे लेकिन ठिकाने उसके ज़्यादा होंगे। जो कुर्द थे, कुर्दों के साथ उसने आर्दोगान का समझौता करा दिया, तो अब कुर्दों को सपोर्ट करने की उसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आर्दोगान या टर्की जो है अब कुर्दों के ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो वो कंसंट्रेट किस चीज़ के ऊपर कर रहा है वो आप कायदे से समझ सकते हैं। कंसंट्रेट वो पूरी तरह से कर रहा है कि इजराइल की जितनी मदद की जा सके उतनी मदद की जाए। अब ईरान वाले समझौते को लेकर ट्रंप कितने सीरियस हैं इसका अंदाजा लगाने के लिए एक खबर मैं आपको और दे रहा हूं। ट्रंप ने जो उनके यहां एनएससी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो ईरान इजराइल का डायरेक्टोरेट है, यानी ईरान इजराइल के मामलों को जो देखता है, उसका चीफ बनाया है मेरव किरन को। अब ये मेरव किरन कौन है? ये एक ज़माने में इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री में काम किया करते थे, यानी इजराइल के नागरिक हैं, इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री में काम किया करते थे और अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें इजराइल ईरान के मामलों को अब ये देखेंगे। तो ये जब देखेंगे तो किस निगाह से देखेंगे ये समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो समझौता होता है कि नहीं होता है वो तो बात की बात है, लेकिन ईरान इजराइल को लेकर ट्रंप का रवैया क्या है वो इस बात से समझा जा सकता है कि वो इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के एक बंदे को, ऐसा बंदा जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री में रह चुका है, उसको इजराइल ईरान मामलों का डायरेक्टर बनाता है। अंदाज लगाया जा सकता है और मुझे नहीं लगता है कि ईरान इतना मासूम होगा कि वो समझ नहीं पा रहा होगा, उसको इस बात का अंदाज़ा होगा। और ऐसे में अगर वो अपना जो रेजिस्टेंस उसने डेवलप किया है उसको छोड़ देता है तो कल को उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। ट्रंप या इजराइल कब पीठ में छुरा भोंकेंगे इसका अंदाज़ा लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सीरिया की बात की तो थोड़ी सी बात टर्की की भी कर लेना जरूरी है। टर्की में आप जानते हैं एर्दोगान का काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। इसी विरोध के चलते उसने गिरफ्तार करके रखा है विपक्ष के नेता को और उसी मामले पर जर्मनी ने उसको हथियार देने से मना कर दिया है।
अब वहां फिर से एक बड़ा जुलूस, एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। उसके ऊपर जाहिर तौर पर लीगली बैन कर दिया गया है, लेकिन खबर यह आ रही है कि जनता और विपक्ष इतना नाराज है कि इस बैन को भी एक तरफ करके, इस बैन को दरकिनार करके लोग सड़कों पर आने के लिए बेताब हैं और बहुत मुमकिन है कि जल्दी ही आपको फिर से टर्की की सड़कों पर उतने ही बड़े जुलूस दिखाई दे। तो एर्दोगान के सिर से भी खतरा अभी टला नहीं है। कुछ और बताऊं उसके पहले दो बड़ी मजेदार खबरें। सऊदी अरबिया की आर्म कंपनी का हथियार बनाने वाली कंपनी का चाइना के साथ बहुत बड़ा समझौता हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि चाइना के साथ यूएई का एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है, और यह समझौता इसलिए हुआ है कि अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाया है वो सैंक्शन किनारे किया जा सके। उस सैंक्शन के चलते जो माल, सीएनजी का जो माल पहुंच नहीं पा रहा था अमेरिका में, वो माल अब सीधे सीधे यूनाइटेड अरब अमीरात को पहुंचे। उसके बाद आप देखते हैं कि सऊदी आर्म कंपनी का भी चाइना के साथ समझौता होता है। चाइना, मैं लगातार कह रहा हूं, मिडिल ईस्ट में बहुत प्लान तरीके से धीरे धीरे अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। चाइना का महत्व क्या है आप इस बात से ही समझ लीजिए कि अरगाची साहब रशिया गए थे मिलने के लिए पुतिन से, और अब अरगाची साहब गए हुए हैं चाइना के वाइस प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। और जो खबर लगाई गई है इरना में, वो ये बताती है कि एटॉमिक डील पर जो बातचीत हो रही है अमेरिका के साथ, उसकी रिपोर्टिंग करने गए हुए थे अरगाची। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान अमेरिका के साथ समझौते की बातचीत जो कर रहा है उसमें रशिया और चाइना को लगातार अपने साथ बनाए हुए है। रशिया उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाइना के साथ उसके ढेर सारे समझौते हैं, और रशिया और चाइना को साथ लिए बिना वो अमेरिका से बात नहीं कर रहा है। इससे बहुत साफ समझ में आता है कि कदम बड़े फूंक फूंक के रखे जा रहे हैं। चाइना और रशिया भी इस पूरी बातचीत में अपना रोल निभा रहे हैं, जैसे इजराइल अपना रोल निभा रहा है अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। मैंने आपको बताया था ट्रंप और नेतन्याहू की बात होने वाली है, वो बात हो गई, और उसके बाद एक लाइन का बयान दिया ट्रंप ने कि हर मुद्दे पर हम इजराइल के साथ ही हैं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर हम अलग हैं। और उसी के साथ खबर आई कि मिराव कोरेन को उन्होंने इजराइल ईरान मामले का डायरेक्टर बना दिया। यानी अपनी तरफ से नेतन्याहू भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन में अपने लोगों को भरा जाए, दबाव बनाया जाए, ताकि जो भी डील हो उस डील से उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। उनकी बात करने वाले अमेरिकी प्रशासन में बैठे रहें। इस बातचीत का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, वो एंगल यह है कि ट्रंप ने पहली बार शायद नेतन्याहू या इजराइल पर बातचीत करते हुए गजा का नाम नहीं लिया, सीज फायर का नाम नहीं लिया। मैंने कल आपको बहुत डिटेल में बताया था और इजरायली अखबारों के हवाले से बताया था कि इजराइल के जो बातचीत करने वाले हैं वो कैरो पहुंचे हैं, और अब खबर आ रही है कि हमास के लोग भी कैरो पहुंचे हैं। और ये जो नई डील तैयार करके दी गई है, उस डील में 5 से 7 साल के सीज फायर की बात है, यानी लंबे सीज फायर की बात है। और हमास ये वादा करने को तैयार है कि वो हथियार किसी अरब कंट्री की देखरेख में रखवा देगा, और वहां का जो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो गजा के ही टेक्नोक्रेट्स को चलाने देगा, ताकि 5-7 साल में गजा पूरी तरह से बन के तैयार हो जाए, और उसके बाद जो इलेक्शन वगैरह हो उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी जीते, आगे देखा जाए कि कौन गजा को चलाएगा। तो वो सीज फायर की बातचीत बहुत बड़ी न्यूज़ है, और उस पर अगर ट्रंप ने कोई बयान नहीं दिया, इसका मतलब पहले जो बयान आए हैं उनको ठुकराया नहीं है। और उन बयानात के मुताबिक अमेरिका ये प्रेशर बना रहा है कि बड़ी सीज फायर डील हो, ताकि गजा में लड़ाई बंद हो जाए। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर हम सारे लोग बहुत खुश होंगे। देखिए, नेतन्याहू ट्रंप के साथ बातचीत कर ले, बयान दे ले, लेकिन उसके यहाँ खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। स्मॉरिच के बारे में मैंने बताया था, जिसने अभी हाल में कहा था कि होस्टेजेज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। उसकी कंडीशन यह है कि अब वो कह रहा है, जब यूं ही लगता है कि गजा पर कब्जा करने का प्लान कैंसिल हो रहा है, कोई सीज फायर होने वाला है, गजा से सेना वापस आने वाली है, बेन गुरियन और स्मॉरिच जैसे लोग चीखना शुरू करते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर नेतन्याहू गजा के ऊपर कब्जा नहीं करते हैं तो हम सरकार गिरा देंगे। दूसरा प्रेशर पड़ रहा है कि भाई एड तो भेजो, कम से कम इमदाद तो उन लोगों के पास पहुंचे। एक बड़ी खबर यह है कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों ने मिलकर बयान जारी किया है और इजराइल से कहा है कि गजा के अंदर इमदाद पहुंचाइए। अब इसी इमदाद को लेकर संसद के अंदर बहस हो रही थी। इजराइल चाहता है कि यह इमदाद का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो IDF करे, यानी उनकी आर्मी करे। आर्मी ये नहीं चाहती है, कोई आर्मी नहीं चाहेगी कि ऐसी जगह पर जो दुश्मन इलाका है वहां पर उसको एड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दिया जाए,
जान खतरे में पड़नी ही पड़नी है। तो आईडीएफ के चीफ ने कहा कि यह हमारा काम नहीं है, हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते। तो इस्माइलिश ने कहा कि तुम सिर्फ वही करो जो हम कह रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर फॉलो करो। इनका पूरा का पूरा तरीका क्या है वो कल सामने आया था, जब शिन बेट के चीफ रोनेन बार ने कहा था कि नेतन्याहू चाहता था कि मैं कोर्ट के कहने पर नहीं, इसके कहने पर काम करूं। और जिस तरह का आरोप लगा है लीक करने का, कागजात लीक करने का, रोनेन बार को धमकी देने का, या फिर कतर गेट में पैसे लेने का, अब वहां की बहुत सारे एनजीओज और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चले। ये अपने आप में एक मजेदार भी कह सकते हैं, एक सीरियस मामला भी है कि लगातार कोर्ट से उसको मार पड़ रही है। कोर्ट्स पर कब्जे की कोशिश तो वो 7 अक्टूबर के पहले भी कर रहा था, लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट को अपने काबू में वो कर नहीं पाया। हर जगह तानाशाह चाहते हैं कि कोर्ट उनके काबू में रहे। अपने यहाँ वक्फ बिल पर 3 डायरेक्टिव क्या दिए सुप्रीम कोर्ट ने, निशिकांत दुबे जैसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो गृहयुद्ध भड़का रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह जो तानाशाह होते हैं वो चाहते हैं कोर्ट उनके हिसाब से चले। नेतन्याहू भी यही चाहता है, लेकिन फिलहाल यह पॉसिबल नहीं है। और नेतन्याहू के लिए अंदर से मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। बाहर से आप सोचिए कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश जो हमेशा उसके साथ खड़े रहे हैं, वो भी बयान जारी करते हैं, पब्लिक बयान जारी करके कहते हैं कि इमदाद को शुरू करो, इमदाद वहां जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो अभी फिलहाल ये हालात हैं। सीज फायर की बात क्या चल रही है, कहां तक पहुंच रही है, 2-3 दिन में सामने आएगी। शनिवार को बातचीत होगी ईरान और अमेरिका की। एक बार फिर से मैंने आपको बताया था कि ये टेक्निकल बातचीत होगी, और टेक्निकल बातचीत में कुछ मामले अगर तय होते हैं तो वो मामले जल्दी ही बाहर निकल के आएंगे। इन सब के बीच नजर बना के रखनी चाहिए गजा के ऊपर, जहां सीज फायर की कोशिशें जारी हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से और आप सबसे ये अपील करूंगा कि दुआ करें, गजा में जल्दी से जल्दी जंग रुक जाए, वहां पर पुनर्निर्माण का फिर से बनने का काम शुरू हो, गजा के लोगों को सर पे छत मिल जाए, उनकी थालियों में रोटी और खाना मिले, और वहां के बच्चों को एजुकेशन मिले। यही एक चीज़ है जो हम चाहते हैं, और इसीलिए पिछले 1.5 साल से लगातार उनके हक में आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लगातार हमारे वीडियोस देखते हैं, देश भर से, दुनिया भर से देखते हैं, कई बार लिख कर भी बताते हैं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। वाकई कई बार अच्छा लगता है कि हमारी मामूली सी आवाज़ देश दुनिया में फैल रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस, और अगर आपको लगता है कि आप हमारी ताकत बनेंगे, आप हमारी ताकत बन सकते हैं, सिर्फ आपको इतना करना है कि हमारा जो पिन कमेंट है उसको खोल के देखिए। 3 रुपए रोज से कम पे आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सीधी मदद कर सकते हैं, और इन वीडियोस को देश दुनिया में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुंचाकर सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।